मीटिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर GOI के मेंबर हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मेंबर ट्रस्टी हैं IGNCA के। आप एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर इम्फाल के। और आप MAKA-IAS के भी मेंबर हैं, गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। और आप जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर GI के अंडर है। आज एडवोकेट देवेंद्र शर्मा जी को हम लोग ने इनवाइट किया है कि हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, हमारे नहीं रहने के बाद उनका ध्यान अच्छी तरह से रह सके, इसके लिए हम पर्सनल बेनिफिशियरी ट्रस्ट की तरफ से क्या क्या कर सकते हैं या उसमें क्या क्या प्रावधान रख सकते हैं। आपका इस ऑनलाइन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है, एडवोकेट देवेंद्र शर्मा। हाँ, एक 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 मिनट मैं लूंगा, सबके लिए रूल बना देता हूँ जिससे कि सबको कोई क्वेश्चन है तो अपने पास लिख के रखें या चैट बॉक्स में डाल दें। सभी को हैंड रेस करने का इसमें मौका है, जूम में हैंड रेस कर सकते हैं, देन क्वेश्चन को प्रेस कर सकते हैं आफ्टर देवेंद्र जी ने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया। तो वेलकम देवेंद्र जी। नमस्कार सभी को। जी, मेरी जो मूल आइडेंटिटी है वो एडवोकेट वाली है, बाकी ये सब चीजें चलती रहती हैं। बीइंग अ लॉयर लास्ट 25 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। और हमारी जो लॉ फर्म है ग्रांड इंडस ज्यूरिक्स, उसमें हम लोग प्रो बोनो एक्टिविटीज बहुत करते हैं। तो ये भी हमारी लॉ फर्म की जो प्रो बोनो पॉलिसीज हैं उसी के हम ये कहें तो उसके अंदर आता है। जो सपना जी ने और अनुराग जी ने जो इस बात के लिए कहा, पर्सनल ट्रस्ट और पर्सनल वेलफेयर ट्रस्ट पर हम पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं। इस बारे में पहले भी सपना जी से 2-3 बार चर्चा हुई थी। अब जो ये आज का टॉपिक है, जो ये एक मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, और इसके लिए मैं अप्रोच के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत ही हृदय से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि एक ऐसा समाज में हमारा एक अंग है, अविभाज्य अंग है, जिसके ऊपर बहुत ध्यान पिछले कुछ दशकों में नहीं दिया गया। पहले की हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां पर इस तरह के जो विशिष्ट गुणों के जो बच्चे हुआ करते थे उनका ध्यान दिया जाता था। आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत जगहों के ऊपर जो है वो भोले बाबा या भोला माई, इस तरह से उनका पूजन की भी परंपरा थी। तो पहले के सामाजिक व्यवस्था और अभी के पिछले जो 150-200 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन आया उसके अंदर, और मैं इसको ये कहूंगा कि जो फिलोसफिक सेंस में भी बेंथम और मिल की जो सोच थी कि जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है, कि जो उपयोगी है, तो समाज के किसी भी एक ऐसे अंग को अनुपयोगी करार देकर उनका ध्यान ना रखना या उनको बोझ समझना, ये मानवता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध रहा। और ये एक आ गई एक सत्यता है, हमको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए पिछले 2-3 दशकों के अंदर इसके बारे में फिर से जागृति आई है और लोग इसमें अपना ये मानवीय दायित्व समझकर इसके लिए आगे आ रहे हैं। ये सचमुच में बहुत एक अच्छी बात है। अब इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसके लिए जो हमारे यहाँ पर लीगल स्ट्रक्चर्स जो है, जो लीगल मैकेनिज्म है, उसके लिए स्पेशल कोई स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है। और एक बहुत पुराना कानून है 1882 का, जिसको हम इंडियन ट्रस्ट एक्ट बोलते हैं। तो वो जो ट्रस्ट एक्ट है उसी के अंदर हम कुछ स्पेशल प्रोविजन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं, और जो इंटर से रिलेशनशिप होते हैं उनको हम डालकर हम एक स्पेशल मैकेनिज्म, स्पेशल हम ये कहें कि एक व्हीकल बनाते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो एक तरह का हम एक SPV क्रिएट करते हैं जिसके अंदर बेसिक जो लॉ का फ्रेम है वो हमको ट्रस्ट एक्ट 1882 देता है। इसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट की कुछ चीजें हैं वो हम इसमें कुछ ऐड करते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आती हैं। कुछ चीजें जो लीगल, हम ये कहें कि जो लीगल फिलॉसफी या लीगल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जैसे फिड्यूशियरी ड्यूटीज होती हैं, कुछ हम उनको इंक्लूड करते हैं।
तो एक तरह का हम एक मिक्स करके एक वेलफेयर ट्रस्ट का एक कंसेप्ट हम देते हैं, जिसमें जैसा कि अनुराग जी ने कहा कि हमारे समय हमारे रहते तो इन बच्चों के बारे में बहुत केयर हो जाती है, ध्यान हो जाता है, लेकिन हमारे जाने के बाद क्या? तो हमारे जाने के बाद हम एक ऐसा स्पेशल बेनिफिशियरी वेलफेयर ट्रस्ट हम एक क्रिएट कर सकते हैं, और उस ट्रस्ट को क्रिएट करने का जो लीगल प्रोविजन है, जैसा अभी भी मैंने बताया कि ट्रस्ट एक्ट है, उसके साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस हैं, जैसे कुछ फिड्यूशरी ड्यूटीज हैं, और कुछ जो इंडियन ओथ एक्ट है हम उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरह का मिक्स हम एक मैकेनिज्म बनाते हैं। अब पहला सवाल ये आता है कि हम लोग ट्रस्ट के बारे में, ऐसा नहीं है कि जो भी यहाँ पर जितने भी लोग इस मीटिंग में इस समय हैं 55-60 लोग, वो ये जानते ही होंगे ट्रस्ट आमतौर में आम बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल होता है। मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, एजुकेशन ट्रस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के आजकल सोसाइटीज हैं, लोग उसके ट्रस्ट बनाते ही बनाते हैं। तो ये ट्रस्ट कोई ऐसा नया कुछ चीज नहीं है जो हमने ना सुना। तो जो दिव्यांग हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, या हमारे घर में ऐसे भी हो सकते हैं कुछ जो कि जिनको की स्पेशल केयर की जरूरत है किसी भी ढंग से, तो उन सबके लिए बनाने वाले में इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये हम लोग करते हैं कि उन बच्चों का की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो डे टू डे, मंथली, ईयरली और लाइफ लॉन्ग, ऐसे हम इसकी 4 कैटेगराइजेशन करते हैं, और वो कैटेगराइजेशन को हम लीगल ड्यूटीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ट्रस्टीज जो होते हैं, जो भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, वो उन ड्यूटीज के अकॉर्डिंगली अपनी जो भी उनकी ड्यूटीज डिफाइन है उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं, और उसका टाइमली जो है, ईयरली, जैसा जिसके यहाँ की सिचुएशन होती है, क्योंकि ये बात हमें बहुत समझनी पड़ेगी। मैं आरंभ में ही ये बात बता देता हूं कि हर बच्चे का ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट, एक यूनिक और स्पेशल ट्रस्ट होता है। इसमें हम कोई जनरल टेम्पलेट या ऐसा कुछ नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हमको समझनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंगली ही एक स्पेशल ट्रस्ट का निर्माण होता है, वो बनाया जाता है। इसलिए फैमिली के साथ में 2-2, 3-3, 4-4, कई बार उससे भी ज्यादा हमारी टीम जो है वो बैठकर उनके रिक्वायरमेंट को समझती है, और उसको हम कैसे स्मूथली एग्जीक्यूट करें जिसमें किसी भी तरह का हम ये कहें कि कंफ्यूजन ना हो, एम्बिग्यूटी ना हो, किसी तरह की डिस्क्रिपेंसीज ना हो समझने और समझाने में और एग्जीक्यूशन के लेवल पर। तो हर बच्चे का जो ट्रस्ट बनता है, या जो भी बेनिफिशियरी है जिसके लिए हम ये वेलफेयर ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसका और उसकी फैमिली का जो एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसको ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। फिर भी एक हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, और एक प्लेटफॉर्म हमारा डिस्कशन का इनिशिएट हो, तो ट्रस्ट है क्या एक्चुअली? नो डाउट इट्स a legal terminology, no doubt, but obviously it has a strength of Indian Trust Act. But actually अगर हम इसको सीधे सीधे ढंग से समझें तो ट्रस्ट एक तरह का ऑब्लिगेशन है। नाउ ऑब्लिगेशन जो है ये लीगली बाउंड भी हो सकता है, मॉरली भी बाउंड हो सकता है, आपका इमोशनली, कल्चरली भी किसी तरह का ऑब्लिगेशन हो सकता है। बट ट्रस्ट का ऑब्लिगेशन आपकी लीगल ड्यूटी है, आपकी फिड्यूशरी कैपेसिटी में आपकी ड्यूटी है, जिसके लिए वो ट्रस्ट किया बनाया गया है। उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, किसी भी तरह की हो, उसको आपको उस बेनिफिशियरी के लिए इस्तेमाल करना है। ये इसका एक, हम ये कहें तो एक जनरल प्लेटफॉर्म है कि अ ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन that is related to or annexed to ownership of the property. Now the property is basically for the beneficiary. Now who's the beneficiary? The beneficiary is the person for whom we are creating this trust, right? So ये property की जो trustee को ownership दी जाती है, ये ownership transfer जो उसको होता है वो ट्रस्ट के ट्रस्टी के नाते ही होता है। ये बात हमें समझनी है कि ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसके पर्सनल यूज के लिए नहीं है जो ट्रस्टी है।
ट्रस्टी को जो भी कहा जाएगा, जो बताया जाएगा थ्रू डॉक्यूमेंट और थ्रू कंसेंसस और थ्रू एनी अदर मैकेनिज्म विच वी इवॉल्व एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी चाइल्ड, तो वो उसको वैसे ही करना है। इसमें हमने ये समझ लिया कि ट्रस्ट क्या है, तो ट्रस्ट काम कैसे करता है। ट्रस्ट के बीच में जो मूलभूत भावना या मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि मैंने गुड फेथ में, अच्छे मन से, अच्छे भाव से आपको एक काम दिया, और काम जो आपको दिया गया है वो एक फैमिली मेंबर के नाम के नाते भी हो सकता है, और वो एक समाज के ऐसे हम ये कहें कि जिम्मेदार व्यक्ति के नाते भी हो सकता है जिसमें हमें विश्वास है। अब हम कौन है? हम वो हैं जो बेनिफिशियरी की हित की चिंता करने वाले। हम मीन्स मैं, आई एम द पर्सन who is inclined to ensure the welfare of the beneficiary। और बेनिफिशियरी, जैसा अनुराग जी और सपना जी बता चुके हैं, बेनिफिशियरी वो बच्चा है जो आपके रहते, आपके नहीं रहने की स्थिति में भी उसको वो सब चीजें, जब तक वो जी रहा है, जब तक उसका जीवन है, उसको वो सारी चीजें जो उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, उसको समय पर जो जो चीजें मिलनी चाहिए वो सब चीजें इंश्योर हों। ये वो ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, वो लोग फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो लोग ट्रस्टी ना होकर लेकिन वेलफेयर इंश्योर करने वाले मैकेनिज्म से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट और इस तरह के, या जैसे बीच में अभी हमने जो वीडियो क्लिप देखा तो उसके अंदर कोचेस भी हो सकते हैं, वोकेशनल वाले भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के बच्चे के का कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, उस इंटरेस्ट को टेक केयर करने वाले लोग भी हो सकते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट है और उसके ट्रस्टी हैं, उनकी स्पेशल ड्यूटीज हैं, उनकी स्पेशल पावर्स हैं। तो जब हम स्पेशल ड्यूटीज और स्पेशल पावर की बात करते हैं तो बट ऑब्वियस हम उन पावर्स और ड्यूटीज के करेक्ट, नेसेसरी और टाइमली एग्जीक्यूशन की भी बात को समझना चाहिए। और यहीं पर हर बच्चे के अकॉर्डिंगली बनने वाला ट्रस्ट एक स्पेशल और यूनिक ट्रस्ट हो जाता है। और ये हम कैसे इंश्योर करते हैं? ये हम इंश्योर करते हैं जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है 1882 का, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसलिए पहली बात, हम जब वेलफेयर के लिए काम करना, उस बच्चे के वेलफेयर के लिए हम ट्रस्ट बनाते हैं, तो एक लॉफुल पर्पस होता है। और वो लॉफुल पर्पस क्या है? टू इंश्योर वेलफेयर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक जीव को, हर एक इंसान को, अगर मैं जीव की डेफिनेशन को और थोड़ा प्रिसाइज करता हूं तो हर इंसान को राइट टू लिव, right to live with dignity, right to live with dignity and dignity that is to ensure his overall development, ये इंश्योर करता है। इसके लिए स्टेट की भी अपनी ड्यूटी है, इसके लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस की भी अपनी ड्यूटी है, और इसके लिए फैमिली मेंबर्स जो हैं उनकी भी अपनी ड्यूटीज है। स्टेट मतलब तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स वो इस तरह का मैकेनिज्म बनाती हैं। जैसे हमने अभी अभी इस बारे में जिक्र किया कि ये जो चारों पांचों किस्म के जो लॉ हैं ये स्ट्रक्चरिंग के काम आते हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको इन सब कामों के लिए हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, स्पोर्ट्स और बाकी चीजों के उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस हैं। उसके बाद में फैमिली है, तो फैमिली हमारी प्राइमरी यूनिट है। आज अनुराग जी ने अपने जीवन की एक घटना बताई, सपना जी को मैं बहुत समय से जानता हूं, तो उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हैं। तो वो घटनाएं हमें उस ढंग से या तो हमको इंस्पायर करती हैं या हमको ड्यूटी बाउंड करती हैं कि हमको इसके लिए आगे काम करना है, और इस पूरे काम को करते हुए जो हमने एक्सपर्टाइज अर्न की है, whatever expertise हो, in whatever field related to the child, the beneficiary child, to ensure his welfare, उस पूरे के पूरे में हम बाकी सब लोगों को जिनको की ये जानकारी या जिनको ये नॉलेज या इस तरह का जो एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कम है, तो हम उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं जिससे कि वो बच्चा जो उस फैमिली के ट्रस्ट में है। अब ये फैमिली ट्रस्ट और इस लीगल ट्रस्ट में यही अंतर है। अनुराग जी के यहाँ पर एक बेटा होता है, ईश्वर की कृपा से उनको और अधिक जिम्मेदार बनाता है, और वो जिम्मेदारी यहाँ तक बढ़ती है कि वो ऐसे और सभी बच्चे हैं उनके लिए भी अपना दायित्व
अनुभूत करते हैं, महसूस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये एक पारिवारिक, भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष है। और इस पारिवारिक, भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष को सरकार, सरकारी इंस्टीट्यूशंस उन फैमिलीज को और ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसा सोचते हैं उसको एम्पावर करने के लिए बनाते हैं। तो जैसे इसका जो सेक्शन 4 है ट्रस्ट एक्ट का, लॉफुल पर्पस, जो बेनिफिशियरी को जो सब चीजें मिलनी चाहिए, ये अपने आप के अंदर एक लॉफुल पर्पस है। इस लॉफुल पर्पस के लिए हम एक ट्रस्ट का निर्माण करते हैं। उस ट्रस्ट की जो डीड होती है, जो उसमें लिखा जाता है, वो एक बहुत ही क्रिटिकल, क्रूशियल, या मैं ये कहूँ कि सोल है। जैसे वेलफेयर, जिस बच्चे का वेलफेयर करना है उसका हमको बॉडी और सोल का, उसके इमोशंस को हमको इंश्योर करना होता है कि वो सब चीजें उसको ठीक से मिले। तो उसके लिए ये जो मैकेनिज्म है, ये जो डिजाइन है ट्रस्ट का, ये बहुत क्रिटिकल होता है। और इसी क्रिटिकल पार्ट को करने के लिए जब वो डीड बनाई जाती है तो उसमें उन फैमिलीज के साथ में एक्सटेंसिव डिस्कशंस होते हैं, और उन डिस्कशंस को एक लीगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको इंश्योर करने का पूरा पॉलिसी से लेकर, प्रोसीजर से लेकर उसके एग्जीक्यूशन, और वो एग्जीक्यूशन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको भी हम इंश्योर करते हैं। तो ये सब करने के लिए, ये सब आपने बना दिया, पर इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, और हमको फाइनेंशियल, या हम ये कहें तो हमको फंड्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर जो लोग बच्चे का वेलफेयर इंश्योर करना चाहते हैं, वो इसके लिए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ट्रांसफर करते हैं। अब ये एक बात समझने वाली है कि ये जो प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल, ये दोनों तरह की जो प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट भी होते हैं, इसमें और भी तरह की चीजें होती हैं जिसको हम डिटेल में जब हम फैमिलीज के साथ में डिस्कशन करते हैं तो इसको हम इस एस्पेक्ट को हम बहुत ही पिन पॉइंट ढंग से रखते हैं। लेकिन मोटे तौर पे समझने के लिए अभी ये है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ये ट्रस्ट की होती है, ना कि ट्रस्टीज की। और इसमें जो ट्रस्टीज हैं उनका जो डिस्क्रिशन है टू यूज दैट प्रॉपर्टी और द अर्निंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, इसके डिस्क्रिशंस को हम लोग इस ढंग से डिजाइन करते हैं कि वो डिस्क्रिशन में कभी भी बच्चा जो वेलफेयर जिसका इंश्योर करना है वो कभी भी शिफ्ट ना हो, वो इंटरेस्ट कभी भी शिफ्ट ना हो। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी आ गई है ट्रस्ट के पास में और ट्रस्टीज जो हैं उसको अपने ढंग से इस्तेमाल कर लें, ये हम इंश्योर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो जब ट्रस्ट का क्रिएशन होता है, फर्स्ट देयर इज अ आइडिया, देयर इज अ थॉट, the thought how to ensure the welfare of that. Now when you talk to a lawyer, right, then he suggests you, I am just like suggesting to you, then the process of creating that trust start, right? तो जब हम उस ट्रस्ट को क्रिएट करते हैं तो हमको ये बात समझनी होती है कि उस ट्रस्ट का पर्पस क्या है। वेलफेयर एक बहुत ही जनरल टर्म है। जब हम वेलफेयर की बात करते हैं इट्स ए वेरी जेनेरिक टर्म, लेकिन वो वेलफेयर जब हम इंश्योर करते हैं देन वी नीड टू पॉइंट आउट ईच एंड एवरी एक्टिविटी, एवरी एक्ट, एवरी ओमिशन विच इंश्योर द वेलफेयर। तो वो हमारा जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वहां से हमारी बातें निकल कर आती। और उसके लिए जैसा मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उसके लिए फैमिली के साथ में डिस्कशन होना और बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होना, वो दोनों चीजों के साथ में सिंक कर कर हम उस चीज को डिफाइन करते हैं। तो पहली चीज जो हो गई वो पर्पस ऑफ द ट्रस्ट हो गया, बट ऑफ दिस वेलफेयर, बट वेलफेयर के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। दूसरा फिर बेनिफिशियरी हो गया। तीसरा ट्रस्ट प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है। ट्रस्ट प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत क्रिटिकल चीज है, क्योंकि प्रॉपर्टी अपने आप में ऐसा बोलते हैं चलायमान है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन के अंदर एक बात कही गई है कि उसकी अपनी स्थिरता नहीं होती। तो जो सोर्स बच्चे का वेलफेयर इंश्योर करेगा उसको स्टेबल करना, उसको सब तरह के सोशियो इकोनॉमिक या चेंज इन द व्यूज ऑफ द फैमिली मेंबर्स आल्सो, उससे उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट रखना,
और उस प्रॉपर्टी को स्टेबलाइज करना, ये भी इस पूरे में इंश्योर करता है। हमारे कुछ लिटिगेशंस में हम ऐसा भी हमारे को देखने में आया कि प्रॉपर्टी जो है ट्रस्ट की, उसी के साथ में इस तरह से मैनिपुलेशंस हुए, जिन मैनिपुलेशंस के चलते वो प्रॉपर्टी अपने आप में व्हाट यू कैन से द एलिमेंट ऑफ एंश्योर द वेलफेयर, इट लॉस्ट दैट, फिर आपका पर्पस खत्म हो जाता है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको भी हमको इस बात से ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्टेबल रहे, ग्रो करे, क्योंकि समय के साथ में वेलफेयर इंश्योर करने की कॉस्ट भी बढ़ती है, और प्रॉपर्टी जो है अगर उसको ठीक से मैनेज किया जाए तो उसकी भी वर्थ बढ़ती है, और अगर उसको मैनेज ना किया जाए तो उसकी वर्थ खत्म हो जाती है। तो इसका जो एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चौथा पार्ट है, वो पार्ट इस बात से समझना चाहिए कि प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के ट्रस्ट प्रॉपर्टी और ट्रस्ट प्रॉपर्टी को कैसे हमको स्टेबलाइज करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो ट्रस्ट को क्रिएट करते समय हमको ध्यान रखनी चाहिए। आप लोग भी जब इस तरह के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत स्पेसिफाई, और हम ये कहें कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली एंड द चाइल्ड, वो ये इस तरह से डिजाइन होती है। ये बात बहुत क्लियर है। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की, यानी जो भी साउंड है, जो भी इंसॉल्वेंट नहीं है, जो भी मेजर है, वो सब इस ट्रस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज इन पोजीशन टू क्रिएट अ ट्रस्ट ऑल्सो। तो ये बात हमें एक समझने वाली बात है कि जो भी आदमी साउंड है, जो भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने में केपेबल है, वो एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना? सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। हम इसको नॉर्मल डिस्कशंस में सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बट लीगल सेंस में सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट जो है वो बहुत बहुत क्रिटिकल है। इट इज जस्ट लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये ही है जो बेनिफिशियरी को ट्रांसफर होता है। इसको हम ये कहें इसको इस ढंग से कि बेनिफिशियरी जो आपका बच्चा है, जो जिसको कि ये जिसके लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, वो जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी से होने वाले बेनिफिट जो हैं उसकी ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो ये जो क्लॉज है वो इसको इंश्योर करता है, और इसके अंदर उसका एग्जीक्यूशन पार्ट आपका डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत टेक्निकल चीज है। जब हम 1-to-1 डिस्कशन करते हैं तो इसकी ज्यादा इसके बारे में हम इसको डिटेल में डिस्कशन करना होता है, बट अदरवाइज मैं सिर्फ यही कहता हूं कि सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट इज अ क्रिटिकल पार्ट, और ये इतना क्रिटिकल है तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रस्ट एक्ट के अंदर एक इंडिपेंडेंट सेक्शन इसके लिए दिया गया है। ऐसा now who may be beneficiary, the person with the person which we want that his welfare remain unaffected even after the demise of those who are the primary or the principal caregiver to that child। उनके जाने के बाद में भी वो बच्चा जो है वो बना रहे, तो ये लोग बेनिफिशियरी को इंश्योर कर सकें, ये लोग ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्ट है, उसके लिए ट्रस्टीज को अपना जो ट्रस्ट उनमें दिया गया है, फेथ उनके अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, नाउ दे नीड टू एग्जीक्यूट दैट। उनका एग्जीक्यूशन ही ट्रस्ट के क्रिएशन के पर्पस को फुलफिल करता है। हम ऐसा कहें कि ट्रस्ट बन गया, लेकिन उस ट्रस्ट के बनने के बाद में उस ट्रस्ट को बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने का काम जो है वो कैसे और किन किन परिस्थितियों के अंदर कैसे उनके अंदर परिवर्तन आ सकता है, ये हम ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट है उसके अंदर हम इस बात को इंश्योर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरह के ऐसे काम होते हैं जो कि ट्रस्टीज को करने होते हैं। अब वो जो काम करने होते हैं उनकी हम ऐसे कहते हैं कि इट्स अ
series of complex decisions which need to be taken care by the trustees. अब उसके लिए आप रोजाना जो है वो लॉयर्स के पास नहीं जा सकते हैं, जाना भी नहीं चाहिए, बट ऐसे में लॉयर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसका एक डिटेल हम ये कहें कि एक पूरा प्रोसीजर बना कर दें जिसमें कि ट्रस्टीज को कोई कंफ्यूजन ना हो और जो लोग ट्रस्ट बना रहे हैं उनको ये फेथ रहे, उनको ये भरोसा रहे कि उनके जाने के बाद में भी ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एज इट इज चलेंगी। ये इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब हमने ये तो सब समझ लिया कि ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट का पर्पस क्या है, बेनिफिशियरी क्या है, ट्रस्ट का मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें। बट इसके साथ में एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट हमें समझना है, वो है ट्रस्टीज कौन होंगे, कौन हो सकता है, ये तो हमने समझ लिया। एनीवन हु इज केपेबल टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ ट्रस्टी। बट हमें ट्रस्टी किसको बनाना चाहिए? कौन हो वो व्यक्ति जिनको हम माध्यम बनाकर, जिनको हम निमित्त बनाकर हमारे बच्चे को हमारे जाने के बाद में भी हम कर सकें? तो ट्रस्टी कौन हो? स्वाभाविक है कि पहली हमारे पास में जो लाइन आती है वो यही आती है कि हमारे परिवार के लोग। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर हम लोग ये भी देखते हैं, जो पिछले 27-28 सालों की जो वकालत का अनुभव है वो ये है, कहता है कि विवाद भी जो होते हैं वो परिवारों के ही होते हैं। जो लोग बेनिफिशियरी से, उस बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, समय के साथ में परिस्थितियों में परिवर्तन आता है। तो जो ट्रस्टी होते हैं उनको बहुत ही सोच समझकर, उनकी भी ट्रेनिंग, उनकी भी कंडीशनिंग का काम होना चाहिए, इसका भी एक इनहेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। प्रेम ही पर्याप्त नहीं है, प्रेम के साथ में कर्तव्य बोध भी होना चाहिए। और वो कर्तव्य बोध जो है वो भावना से भी आ सकता है, और अगर भावना से आए तो उससे सुंदर कोई बात नहीं होती है। बट अगर वो नहीं आए या किसी तरह का मन में कोई विकृति पैदा हो, तो ट्रस्ट के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्टीज में अगर इस तरह का कोई विकार या विकृति आती है तो उसको रोकने की सारी हो। पर पहली चीज वो वही आती है कि ट्रस्ट के लिए जो ट्रस्टी आप लोग चुने उनको अपनी चीजों के बारे में बहुत बहुत ढंग से क्लैरिटी होनी चाहिए। और वो क्लैरिटी पर्सनल लेवल पर भी हो सकती है, और अगर पर्सनल लेवल पे हो जाए तो लीगल प्रोविजन की बहुत जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि समय परिवर्तनशील है और मनुष्य का भाव भी परिवर्तनशील है, तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे नियम और जो कानून के अंदर जो प्रावधान है उसको इस तरह से उस ट्रस्ट में लाएं कि उनके लिए अगर मन में भी विकृति या विचलन आ जाए तो ट्रस्ट के जो नियम हैं वो उनको किसी भी प्रकार से विचलित ना होने दें। तो ये बात आप जब भी ट्रस्ट बनाएं, बेनिफिशियरी ट्रस्ट बनाएं, तो इस बात को आप बहुत ध्यान दें कि ट्रस्टीज जो हैं उनकी पहली ड्यूटी, और वो ड्यूटी एनफोर्स हो, तो उसके लिए सारे के सारे प्रावधान ये हों उसके अंदर। इसके अलावा ट्रस्टीज क्योंकि बहुत क्रिटिकल होते हैं तो उनको लेकर लीगल प्रोविजन बहुत सारे बनते हैं। मैं उसकी डिटेल में बहुत ना जाकर कि सेक्शन वाइज हम उसकी डिटेल में जाएं, उसकी बजाय मैं सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा कि ट्रस्टीज को हर वो संभव काम करना होता है जिससे कि बेनिफिशियरी को होने वाले बेनिफिट, उसका वेलफेयर वो सुरक्षित रहे और वो संवर्धित हो। It need to be protected properly, and over the period of time it should be enhanced in such a manner which increases with the increasing cost of living, sorry,
cost of living. And if the cost of living increases over the time of period, then but obvious, if the property is not maintained in that manner, then it may but obvious obstruct or hamper the welfare of the beneficiary. तो ये बात एक समझ में आने वाली बात हमें है। एक बात और मैं ट्रस्टीज के बारे में बहुत कहता हूं कि बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट और ट्रस्टीज का इंटरेस्ट, उनमें कोई एडवर्सरियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ये ट्रस्ट बनाते समय ही इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उनको, ट्रस्टीज को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये हमारे में से हमारा हक या हमारा अधिकार लेकर दिया गया है। और अगर आप ये बात कर देते हैं तो इससे सुंदर कोई बात नहीं होती। बट अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ट्रस्टीज को हम कहीं पर भी ऐसा स्कोप या ऐसा स्पेस ना दें कि जहां पर वो ट्रस्ट की होने वाली गतिविधियों के साथ में कोई और एडवर्सरियल रिलेशनशिप या कोई सेटअप या कोई स्ट्रक्चर ना खड़ा कर सके। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रिसाइज प्रॉब्लम्स होती हैं और इनका सॉल्यूशन भी जो है वो उस फैमिली के अकॉर्डिंगली ही हो पाता है। इसमें कोई हम जनरल रूल नहीं कहते। जनरल रूल सिर्फ इतना ही है कि ट्रस्टीज में और बेनिफिशरीज में कोई ऐसा एडवर्सरियल जो है वो सेटअप या मैकेनिज्म ना बन पाए, ये बहुत जरूरी है। फिर ट्रस्टीज को लेकर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ट्रस्टीज को अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है और ट्रस्टी जो है वो यूरोप में से कहीं लंदन में या एंटवर्प में या कहीं पेरिस में बैठा हुआ है। तो ये बात बहुत क्रिटिकल है, इसलिए बहुत टाइमली मीटिंग्स होना, ठीक है ऑनलाइन मीटिंग्स हो सकती हैं, हम लोग भी आज ऑनलाइन मिल रहे हैं, लेकिन बच्चे के लिए जो हम ट्रस्ट जब क्रिएट करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि there should be minimum a set of trustee, like they are by nature, by the requirement, their own requirement, they must available for the child, क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं है जो बहुत दूर से रह सकती है। और इसको अभी नहीं, इसको आज से लगभग 125 साल पहले जब ट्रस्ट एक्ट बना था तभी इसके अंदर इस बात को विजुलाइज किया गया था कि प्रॉपर्टी और बेनिफिशियरी इन दोनों को चीजों के लिए करने के लिए ये जरूरी है कि ट्रस्टी जो है जिसको बेनिफिशियरी की केयर करनी है और जिसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी की केयर करनी है, तो केयर करने के लिए उसका पर्सनल फिजिकल इमीडिएट प्रेजेंस इज नेसेसरी। 10 मीटिंग्स होती हैं तो हो सकता है कि आप 10 में से 10 में ना आ पाए, इसलिए इसके अंदर कोरम बहुत क्रिटिकल होता है कि आप कोरम को लेकर क्या रूल्स बनाते हैं। इसके अंदर ट्रस्टीज का ट्रस्ट के लिए जो टाइम देना है वो बहुत क्रिटिकल होता है कि वो कितना दिया जाए, कितना कम से कम दिया जाए। और जो लोग ऑनेस्ट, इसको इसमें लेकर हमें बहुत ही रुथलेस होना चाहिए, बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट। मैं आई ऑलवेज से दिस टू दी families that you should be ruthless about this। अगर आप समय नहीं दे सकते हैं तो मत बनिए। समय है, समय देने के साथ में इच्छा है समय देने की, वो भाव यदि आपका प्रबल है तो ही आप ये दायित्व उठाएं, अन्यथा मत उठाएं। कोई जबरदस्ती नहीं है। या आपकी जो being a trustee, you may have your strength or your limitation, so you need to specify all those strengths and weaknesses so that you may discuss just to ensure the welfare of the beneficiary। इसमें कोई, क्योंकि आज आप कुछ भी बात कह देंगे और कल को फिर उस ट्रस्ट की फंक्शनिंग के अंदर जो है वो बहुत प्रॉब्लम आती हैं। और इसके अंदर जैसा हमने अभी कहा कि अगर आपके एडवर्सियल इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं या किसी तरीके से आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो आप
इम्पार्शियल नहीं रह सकते। ट्रस्टीज के लिए इम्पार्शियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पार्शियल किसके साथ में? पार्शियलिटी आप करेंगे तो कहाँ करेंगे? वो हमें ये बात समझनी है कि ये जो सारा का सारा प्रयास हो रहा है वो हो रहा है बेनिफिशियरी का वेलफेयर इंश्योर करने के लिए। तो आप पार्शियल हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप बेनिफिशियरी का वेलफेयर कहीं ना कहीं पर आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप इम्पार्शियल किसके साथ में हैं? अपने आप को लेकर। आप अपने आप को लेकर जो है उसमें जब कहीं पर भी या तो आप लाभ देखते हैं या आपका जो दायित्व है उसको पूरा करने में आप किसी तरह की कोताही दिखा रहे हैं, तो इसको मैं बहुत कड़े शब्दों के अंदर इस बात को कहता हूं कि आप इस काम के योग्य नहीं हैं। इसलिए आप बहुत ही सत्यनिष्ठा के साथ में इस बात को कहें कि हम इतना कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं और जैसा करने में मुझे क्या क्या रहेगा। इसलिए हम आजकल, पहले तो नहीं लेकिन हमने अपने अनुभवों से ये बात सीखी कि जो ट्रस्टीज हैं वो किसी भी तरह का कोई बेनिफिट ना ले, लेकिन ट्रस्ट के काम को एग्जीक्यूशन करने में अगर उनके कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो ट्रस्ट उनको वो एक्सपेंसेस बियर करे। ऐसा हम पिछले कुछ समय से इस बात को शुरुआत के दिनों में मुझे बात बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आपका भाव है कल्याण करने, आप चाहते हैं, अपने को निमित्त मानते हैं, तो फिर किस बात के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमें ये लगा कि नहीं, कुछ चीजें हैं जिनका आपको विजन करना चाहिए। इसलिए अब हम पिछले 10-12 सालों से इस बात को कहने लगे हैं कि इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दी ड्यूटीज, टू execute the function, if the trustees are incurring some sort of expenses, then ट्रस्ट को वो करना चाहिए। उसके लिए रूल्स बन सकते हैं कि भाई आप उसके अंदर कितना रिम्बर्स करेंगे, ये एक बात हो सकती है अपने आप में, लेकिन ये बात एक समझने वाली बात है। ऐसा इसी तरीके से ट्रस्ट है, आपकी बहुत सारी ड्यूटीज के अंदर ट्रस्ट भी एक है। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, ये बहुत गंभीर बात है कि आपकी बहुत सारी ड्यूटीज के बीच में ट्रस्ट का काम भी एक तरह से आपकी एक एडिशनल ड्यूटी है, एक एडिशनल बर्डन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और उसके चलते जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होता है कि आप केयर करने में आपको दिक्कत होती है और जो वैल्यूएबल स्केयर रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होते हैं। इसीलिए इसको भी आप लोग बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ट्रस्टीज की अनअवेलेबिलिटी के चलते ट्रस्ट के जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो, क्योंकि उनका वेस्ट होने का मतलब है कि जो बेनिफिशियरी है उसका वेलफेयर कम हो रहा है। इसके लिए मैकेनिज्म बनाए जाते हैं, इसके लिए ये सारी की सारी चीजों को किया जाता है। ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। आप जब भी अपने वहां पे किन्हीं भी एडवोकेट साहब से बात करें कि तो आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि उनसे बात करते हुए आप इन बातों को कहें कि नहीं साहब, आप इसके लिए आपने क्या सुझाया है, इसके लिए आप क्या इंश्योर करते हैं। इस तरह से एक इन सब के करने के बाद में जो हुआ है, जो हो गया, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस का बैकग्राउंड होने के चलते इसको बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स, व्हाई देयर इज नीड टू, बट आई नॉर्मली से दिस थिंग दैट इफ यू हैव दैट अकाउंट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन, then it will help you over the period to properly plan the future expenses. हमारे पास में अगर प्रॉपर अकाउंटिंग रहता है सिस्टम की किस चीज पर कहां पर कितना, तो हम उन चीजों के बारे में जो ट्रस्टीज हैं वो इस बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो ट्रस्ट के फॉर्मेशन के समय में इन दोनों चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपके अकाउंटिंग मेथड्स क्या हों
और आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह से आए और वो किस तरह से डिस्प्ले हो उसका, जिससे कि आपको फ्यूचर रिक्वायरमेंट को लेकर जो बच्चे का वेलफेयर है उसको आप कैसे फ्यूचरिस्टिक सेंस के अंदर विजुअलाइज कर सकते हैं। आप अब तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बहुत उस तरह से आ गई है, फोरकास्टिंग के बहुत सारे मैं ये कहूँ कि आ गए, लेकिन आज से 25-26 साल पहले हम लोग करते थे तो सारा स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी हम लोग साथ में दिया करते थे कि भाई आप इन चीजों को देखिए। फैमिलीज को बड़ा अजीब लगता था, लेकिन बाद में उनके भी और हमारे भी एक्सपीरियंसेस से ये बात सामने आई कि ये चीज बहुत बेनिफिशियल होती है। हम ओवर द पीरियड देख सकते हैं किस तरह की मेडिसिन, किस तरह के फिजियोथेरेपिस्ट, किस में हमारे कॉस्ट बढ़ रही हैं। वो जस्ट ओवर ए क्लिक ऑफ बटन यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन कि क्या चीजें हो रही हैं। ट्रस्टीज के बीच में शेयर होनी चाहिए, क्योंकि उनके बीच में आएगी तो ही जो हम लोग ऑडिटर्स का प्रोविजन रखते हैं वो भी इस बात को लेकर फिर आपको मार्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक तरह से पावर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं टू एंश्योर अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, कि अगर आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पार्ट सब सही रहता है तो आपके ऑडिटर्स को या आपके जो लॉयर्स हैं जो आपके कॉज कंसर्न के साथ में रखते हैं उनका कोई अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं है, वो इस बात को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपका ये सारा का सारा पार्ट जो है वो ठीक से हो। ऐसे ही ट्रस्ट प्रॉपर्टीज जैसा हमने अभी डिस्कशन किया बहुत तरह की होती है और उसमें बहुत बार इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ठीक से हों, इम्पार्शियल हों, इन चीज़ों को भी ध्यान रखने के लिए इसके मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत होती है, ऐसा हमको लगता है। आजकल मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये कहें तो बहुत सारे अवेलेबल हैं जहाँ पे ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को इन्वेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए भी ऐसा ना हो कि किसी के पर्सनल गेन के लिए गेन अगर है तो बेनिफिशियरी को चाहिए। उसके अलावा जो सारी चीजें हैं, तो जैसा अभी हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट भी आता है, कई बार मॉर्गेज भी आता है, कई बार ये भी होता है जैसे हमने एक शायद इसको कोरोना से जस्ट पहले की बात है, मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी के ऊपर इस तरह से ट्रस्ट बनाया था, बट पोस्ट डीमोनेटाइजेशन उस प्रॉपर्टी को लेकर वैल्यूएशन एकदम से बहुत ज्यादा हुआ। ट्रस्टीज के बीच में ये इश्यू आया कि व्हाई नॉट टू लिक्विडेट दिस प्रॉपर्टी, और जो रिसोर्सेज जनरेट होंगे उससे हम ज्यादा चीजें कर सकते थे। तो क्योंकि उसके अंदर हम लोग जुड़े हुए थे तो हमने इस चीज को ठीक से इंश्योर किया और हमने सपोर्ट किया कि हाँ अगर ये पूरी की पूरी चीजें हो सकती हैं तो इसमें हम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत बार आती हैं, क्योंकि आज आपने ट्रस्ट बनाया वो आने वाले 20, 25, 30, 40 साल तक चलेगा। आपके बाद में उसमें और भी लोग आएंगे, तो उनके लिए इस तरह का सिचुएशन रहे कि वो डिसीजन हमेशा ऐसे लें जिससे कि बेनिफिशियरी को बेनिफिट हो। तो उसके अंदर बहुत बार मॉर्गेजेस भी के डिसीजंस आते हैं, प्रॉपर्टी को सेल करने के भी डिसीजन आते हैं, बट वो सेल हो तो कैसे हो, इन सब का प्रोविजन, इन सब की चीजों को देखना। ट्रस्ट का जब फंक्शनिंग होती है तो उसमें बहुत सारी लायबिलिटीज भी क्रिएट होती हैं, तो उन लायबिलिटीज को लेकर भी ध्यान देना है कि किस तरह की चीजें हैं जहां पर लायबिलिटीज जो हैं उनका एक बहुत क्लियर कट जो है वो डिमार्केटेड होनी चाहिए, कहाँ पर कौन सी कैसे जाएगी। ये अकाउंटिंग मेथड से ज्यादा लीगल प्रोविजंस को लेकर ज्यादा है, क्योंकि हमारा इसमें जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इन सारी टेक्निकल चीजों के चलते कोई भी ट्रस्ट में ऐसा ना हो कि उसको कल को उसका नियत या उसका मन खराब हो। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। तो इंडिविजुअल ट्रस्टी और ट्रस्टी एज वन यूनिट, इनके अंदर भी हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो लाइबिलिटीज वाला पार्ट है वो उसको हम किस तरह से हम ये कहें कि इसको हम किस तरह से स्टेबलाइज करें। और ये फैमिली टू फैमिली जो है वो डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं फैमिली के अंदर जो सिर्फ पैसे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, समय से नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास में समय ज्यादा है, वो उस तरह से पैसे से नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग जो है वो नॉलेज वाइज दे सकते हैं। तो इसके बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर हम कोई एक टेम्पलेट नहीं बना सकते कि हमको एक ही टेम्पलेट है जो हर बच्चे के लिए इंश्योर हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मतलब मेरा अपना पिछले 27-28 सालों का ऐसा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं।
ये सब चीजें हो जाने के बाद में हम इसको क्रिएट कर देते हैं। और मेरा अपना एक्सपीरियंस पिछले कुछ 15-18 सालों से ये भी आया है कि हमें इसके अंदर ऐसे भी प्रोविजन रखनी चाहिए जहाँ पे हम जो एक्सपर्ट है उनका भी हम कुछ इसके अंदर प्रोविजन डालें। घर के लोग नो डाउट दे आर दी बेस्ट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, एवरीथिंग, बट दे मे नॉट बी एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो ठीक है, हो सकता है कि 15-20 साल बच्चे को उस तरह से करने के बाद में आपको ऐसा लगे, बट स्टिल हमारा मानना है, ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि एक्सपर्ट्स हमेशा एक्सपर्ट्स ही होते हैं। हम उनके एक्सपर्टाइज से बहुत सारी चीजें सीख कर हम एक्सपर्ट्स को रिच कर सकते हैं, बट उनके ओपिनियंस की वैल्यू होती है, क्योंकि हम एक बच्चे को देख रहे हैं, वो 1000 बच्चों को देख रहे हैं। ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो इन सारी चीजों को ध्यान से देखने की बातें हैं। कुछ फैमिली के अंदर जो भी जिसका भी जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन जाएगा, तो ट्रस्टीज कई बार फॉर डिफरेंट रीजन रिजाइन भी करते हैं, बहुत बार वो फॉर द नेचुरल रीजन भी वो ट्रस्ट से जाते हैं। तो ट्रस्ट कंटिन्यू रहे, बेनिफिशियरी के बेनिफिट्स इंश्योर करता रहे। एक सिचुएशन हमें बीइंग प्रैक्टिकल, लिविंग इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, हम ये भी देखते हैं कि ये जो सारा ट्रस्ट क्रिएशन हुआ है ये फैमिली एसेट से हुआ है। तो उसमें हमको ये भी देखना है कि एक दिन आएगा, आज से 70, 80, 100 साल बाद, जो भी ईश्वर ने जितना दिया है, कि वो बेनिफिशियरी जब नहीं होगा तो फिर वो जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पर होगी वो कैसे जो है वो फिर दोबारा से जाए, उसका क्या हो, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। इसमें भी हमको बहुत डिफरेंट तरह के जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस है। कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि ठीक है हमारे बच्चे का तो सब कुछ अच्छा हो गया, उसके बाद में हम ये प्रॉपर्टी ऐसे बच्चों के लिए देना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी हमने हमारे बच्चे के लिए बनाई, हमारे बच्चे के जाने के बाद में दोबारा से हमारे फैमिली मेंबर्स को ही वापस मिल जाए। तो ये इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए मैं ये बात बहुत बार बार कहता हूँ कि देयर कैन नॉट बी अ फोटोकॉपी ऑफ वन ट्रस्ट डीड। वो हमेशा एक स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है, यूनिक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि बच्चे और उस फैमिली की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही बनता है। तो ये ओवरऑल सारी चीजें हैं जो मुझे आपको एक जनरल मैं ये कहूँ कि आपको एक आइडिया देना था। इसको कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अब आप लोग आगे आपको जो भी पूछना है तो मैं whatever my understanding, my experience, I am ready to answer. धन्यवाद धन्यवाद देवेंद्र जी, और मेरा ख्याल से काफी इंसाइट मिल गया है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे, अभी सबको हमने म्यूट कर रखा है तो इसलिए हैंड रेज करें, मैं उसको अनम्यूट करता जाऊंगा, जिससे कि सब लोग डिस्टर्ब ना हो। जब भी अचानक सब लोग अनम्यूट हो जाते हैं काफी डिस्टर्बेंस आ जाता है। अदरवाइज इतना तो समझ में आ गया है कि जनरली हम जब कहीं भी ट्रस्ट डीड बनवाने जाएं तो अपने जहन में क्या क्या बातों को रखें, जिससे कि हम जब भी बनवा रहे हैं एक्सपर्ट की मदद, जैसे देवेंद्र जी ने बोला एक्सपर्ट की मदद लें। खुद हो सकता है फ्रैक्शन हो, सब कुछ हो, लेकिन एक्सपर्ट की मदद लेने से आपका पूरा चीजें सेफ गार्ड हो जाती हैं, बिकॉज एवरीवन दे हैव सीन मोर केसेस वेयर थिंग्स हैव चेंज विद द टाइम। siblings intention is right, good, very good at this point of time, but maybe after some time there is some कुछ लालच भी हो जाता है, ग्रीड हो जाती है, और सिबलिंग्स नहीं तो सिबलिंग्स के स्पाउस की हो सकती है। तो दीज केसेस हैव कम इनटू माय नॉलेज आल्सो, सो दैट इज व्हाई आई एम एंडोर्सिंग इट। सो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, हैंड रेज करेंगे और मैं उस क्वेश्चन को अनम्यूट करूंगा। हैंड रेज करना मेरा ख्याल सबको आता होगा जूम पे। रितु जी ने हैंड रेज किया था। अच्छा, रितु जी को भी करते हैं। अभी अमिया रॉय ने किया है, मैं उनको कर देता हूँ। जी अमिया राय जी और अनामिका जैन जी, दो जो ने किया है। तो अमिया जी। Good afternoon, sir. Thank you for that wonderful session. Actually, I wanted to ask, every family and every situation is different. I have only son who is autistic 24 years,
And as you know, in autism, it's a spectrum disorder, so every individual is different from the other. So can there be discussion where a suggestion or an advice is given? What would be the best judged thing depending on the perspective of the family, depending on the condition of the family? What would be the best thing to do for the question, what after us? Definitely, but I want that you need to throw some more light on this aspect. The question, it should be a straight one. That is my request to all of you. Question should be very straight, or otherwise we can have, later on with Anurag ji and Sapna ma'am, the one-to-one thing also. Right. But So what I want that it should be very straight question. मेरा ख्याल इनका क्वेश्चन ये है कि अभी जो बच्चे की उम्र होगी 17-18 साल, तो अभी इनको किस को ट्रस्टी बनाए। एक क्वेश्चन सबके जहन में ये रहता है, किस को, क्या अगर भाई नहीं है, इसका सिबलिंग नहीं, देयर इज नो सिबलिंग, देन मैं किसको ढूंढूं। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन होगा। Is it correct, ma'am? रितु मैडम हेलो, सॉरी कौन, आमिया जी ने ये क्वेश्चन पूछा था, वो अभी म्यूट पे हैं, so maybe we can unmute her. ओके। yes. And I'm not able to see the participant. I don't know why, but I'm not able to see the participants. Sir, Amia ji, you'll have to yeah, ma'am. put on the video, Actually- please. Actually, I wanted to ask for my only son who is autistic. I do not have my brother who is still alive. He has also passed away in 2017. And my bhabi and daughter, I do not think they will be willing to enter into an agreement with the trust or something. So what would be the correct thing for me to do regarding this trust and the agreement? So that is what my question is. Unfortunately, we face such type of circumstances, and so many times we, need to deal with such situation where, except parents, nobody is ready to take care of the child. In that case, I personally suggest that there are organizations, and if you try to search, they will definitely be there. And in that situation, please make provision to ensure interference from the district judge or any of the nominated person by the Chief Justice of that High Court. Okay. Right? So in that case, these people are definitely will be there to help you out. So we categorize these type of people into three categories. The first, those who have devoted their life for the welfare of the special children. This is the first thing. Second thing, those who are from the institutions like the judiciary or the child welfare departments. I personally prefer, because my experiences with the judiciary. So any person nominated by the district judge, or if the trust properties, the pecuniary value of the trust value is high, in that case, any nominated person from the Chief Justice of that particular High Court. So in that situation, the interest of the child will be properly protected. And the third category is the provision of the proper auditors. So these three things where if we put these things in proper perspective, then we will definitely ensure in a situation when there is no family member at all. Okay. Am I? Yeah, sir. Yes. So in that situation, one more question I wanted to ask: if any of my cousins who are staying in India, I have no idea, because the closest one, I feel they will not be interested in entering into any agreement with the trust. But if any of my cousin, they show interest, so from my family side, can I include one if Yes, any person with whom you can repose your trust. Any person.
within the family, either from the paternal side or the maternal side, or from your friends also, or your trusted professionals also, anyone. Okay. See, as far as the Indian Trust Act is concerned, or the Indian Contract Act is concerned, or the Indian Oath Act is concerned, there is no restriction at all. Yeah. We generally start right from our family. But if there are no family members, or the family members are not interested at all, then we definitely have all the rights. Rather, as I am in my lecture, I have said this thing, that our duty is to pick the trustees, right? Those who are actually inclined to ensure the interest of the child. That is the most important. So definitely you have right to, invite family members from your side also. So paternal or maternal or the friends or the professionals, there is no restriction at all. Okay, sir. जी Okay. नवीन जी One ने more- हैंड अच्छा और भी क्वेश्चन पूछिए. One more question I wanted to ask, will this agreement with the trust depend on the city where the child is living? Will it have to We, be done from yeah, that particular city where the child is living? we suggest that wherever the child intend to stay, right, you can get it drafted by anyone anywhere in the India or in the world. That's not an issue, but it should be registered at the place where the child, the beneficiary, intend to live. For example, you are in the Sikandrabad or you are in Hyderabad, so definitely that is the best place, because in that situation it will be easy for you to contact the district judge, Yeah. right? Or if the trust property is, too much, that in that case it is very easy to get, nominated person of the chief justice of that high court, right? Or any of the officer appointed by them. So it's always easy. That's what I suggest. Use wherever you intend to stay for a longer period. Okay, sir. Okay. Thank you so much. Thank ನೀವು you. Sir, can I speak? अभी मैंने नवीन जी को मैंने इनवाइट किया है, वो अपना क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा. नवीन जी को अनम्यूट कीजिए. नवीन जी आपको अपने को बटन दबाना पड़ेगा, मैंने मैसेज भेजा है आपको. मैंने पहले से बोल रखा था. Yes, good afternoon, sir. Good afternoon, Naveen ji. Please call me Devendra. I am not sir. Okay, yeah, Devendra ji. Actually, Yeah. I am from Vadodara, and Ji. we have formed a parent association here for intellectual disabled children, and recently district court is helping us since last 3 years. They are providing all the platforms for all workshops. But considering this your deliberation, considering all aspects of family, friends, and one has formed the trust. Okay, and so after us, if there are any manipulation, then who will be able to check that manipulation? Can you highlight on that? Yes, Because yes, sure, we sure. don't know. We after considering all aspects, we have created that. But somehow, if when manipulations are there, then at that time we are not there. Exactly, How? exactly. Yes, yes. See, in my deliberation, I have specifically pointed out that there are 3 aspects of this. The first thing is picking the trustee, right? Yeah. Second thing is that in case the trustees, after the transferring of the trust property from one trustee to another and all that, in that situation, the bylaws, that should be very meticulously designed. The most critical aspect, which I have stressed in my, this thing also, my deliberations also, that they should be planned and it should be designed in a manner as per the specific requirement of the family, right? We know all our family members, right? They may have some, muted aspirations, right?
They may have some disclosed intentions also, right? But we have, hint of that. So in that situation, it should be designed. It should be, we call it, the deed writing. The deed writing should be in such a manner which, give no ambiguity, no scope to such miscreants. This is the second part. And again, I'm saying it should be very specific. It should be as per your requirement. There cannot be a template of that. कोई इसके अंदर साइक्लो स्टाइल नहीं हो सकता, फोटोकॉपी नहीं हो सकता. It as per the specific requirement. And the third part is the proper auditing. It should not be restricted to financial auditing. Of late, I have started introducing the auditing in the terms of not only the financial and managerial one, but the overall sense of wellness. Now, what is this wellness auditing? In this wellness auditing, the centerpiece is the beneficiary. And there are independent body persons, those who, if you invite them, and there should be a provision for that at the time of drafting the trust deed. So we invite them, and they are independent. They command their own respect in the society. Therefore, they ensure that, and they provide report which should be executed, or if there is any sort of deviation, that it should be corrected at that time. So there should be a proper balance of that. The execution, a proper watch on that, and if there is any deviation, then marking of that and correction of that, and again reporting to that. It may sound complicated, but actually it is not. Once it is executed, then it becomes a norm, and when it's become norms, then everybody is bound to follow that. Everybody means those who are associated with the beneficiary child. So we need to create that. Unfortunately, there cannot be a template of that. But we have to believe the trustees. We have to believe on the trustees, which we have formed. Trustees, one thing very important. But obviously, at the time of picking up the trustees, this is one thing. Second thing is that we should not provide any room to trustees also. Therefore, the drafting, it should be in such a manner where they are duty bound to. And whether they are performing their duty, there should be a proper multi-dimensional auditing of that. हाँ देखो ना उसको भी टुकड़ा हो गया. So there should be a multi-dimensional auditing also. And the system should not be costly also. That is also my, overall purpose, that at the name of, just because of the auditing and all that, there should not be a burden on the beneficiary also. Sure. So, and that is possible. That is possible. We have done in so many cases. So it's not that difficult. But it requires personal attention. I am a single parent of a girl child, 36 years old. So, no problem, but really thank once again. Other may also have the questions. So I am just thanking you again, sir. Anytime you can touch us personally also. We can go through the existing mechanism what you have designed, and we can suggest the changes which may be necessary to ensure or to execute what your intention is. Right. Because we are here in parent association also, so we also feel like Anurag ji is there. They think others must also get benefit of it. So we are also planning in what way a parent association can help. Can a parent association people can be a trustee or not? Yes, they can be. They can be. There is no legal restriction at all. Anyone, as I said earlier, anyone who is competent to enter into contract can be a trustee. Okay. So the people from your parents association, they can be. Rather, just an idea just pop up in my mind. When we will discuss next time, I will definitely mature that idea also.
Yeah, I think question is that whether the parent association itself can be a trustee of for the benefit of the child. Yes, they can be. They can be. No, but Very good. means ex officio president or someone will able to do it because it's an group of people, na. So who Yes, will yes, handle? there can be provision if in your city or in your state such type of bodies or organization exists, then definitely there can be provision for to utilize this thing also. Yeah, No yeah. legal restriction at all. Thank you, sir. Thank you once again. So nice, very बहुत Right. अच्छे क्वेश्चन रहे। रितु जी, अब आपको इनवाइट कर रहा हूँ मैं। और एक और चीज, ये सारी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप जो कॉग्निटिव वेलनेस है उसमें मिलेगा, जिसमें ज्वाइन करने का लिंक मैंने ग्रुप में चैट बॉक्स में डाल दिया है, जिसको भी उसकी रिकॉर्डिंग और जो इसकी समरी है वो भी इसमें मिल जाएगी। ठीक है रितु जी, आपका क्वेश्चन। Thank you so much, sir. Thank you, Devendra sir, for such a wonderful session. I must say that I had a lot of doubts on this topic before this session, but you have cleared so many doubts. So thank you so much for this. Thank you I so just much. have one question. Is there any ideal time when we should think of creating a beneficiary trust? My son is 20-year-old and he has autism. So, is there any ideal time when we should think of creating a trust? First time when you feel what will be the future of my child when I will not be there to take care of his or her. The moment, the first time when this flash comes in your heart or in your mind, that is the most ideal time. Okay. जब भी आपको लगे कि मेरे बाद क्या, that is the most appropriate time to think about it. और हम लोग and start executing that also. हम लोग वेट करते रहते हैं बुढ़ापे का जब चालू करें तो। थैंक यू सो रितु मच। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं, थोड़ा वो भी जी, मैं बड़ौदा से हूँ और मेरा बेटा है 20 साल का। तो थैंक यू सो मच सर. That was definitely a very enlightened session. Thank you so much. And I'll invite Shalini ji. I think yeah, Shalini जी, आप अपने को अनम्यूट करें। आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, वही बेहतर होगा अगर आप वीडियो ऑन कर दें। Good afternoon, Mr. Devendra. As everybody said, it's a very informative session. So I have just one question. Like, we have heard of this legal guardians, right? Legal guardians which we appoint for our children. So my first question is, like, the legal guardians and trustees, are they the same people? Like, if we appoint a legal guardian, they are the trustees also? Yes, they can be one person. There can be, the person can be simultaneously a legal guardian also, and he can be or she can be trustee also. There is no restriction at all. Otherwise, they could be different as well. There is no... Yes. There can be two separate person also. There may be a legal guardian, or the court has appointed someone as a legal guardian. That person can be trustee also, and he cannot, if he decides not to be trustee, just remain in the capacity of the legal guardian, that can also. Right. There is no restriction at all. Okay. And like, once suppose we decide on our own, like we decide that we want to appoint this person as a trustee for our child, then like, what is it a very lengthy procedure to go through for this trusteeship and all? No, not at all. Not at all. Not at all. First, just you need to decide about that person, discuss with that person about his availability and all that. And if he, gives his or her consent, then there is need to properly execute that trust deed. Simple as that. There is no complication at all. The complication or the complexities involved in writing the trust deed. That is the most important thing. Otherwise, if a person who is, is having, really intent to help the child or assist in the welfare of the child, and he is willing to be a trustee, no problem at all. You can invite him. The important thing is that when one person owns the duty and start executing that, then the problems, he start facing the problem.
In that situation, the trust deed comes as a handy tool to execute or to eliminate the possible complexities. That is why the creating the structure of the trust deed is the most critical part. It definitely, assess the trustees also at the time of confusion, at the time of taking some critical decisions. So there should be an inherent mechanism within the trust deed. So making someone trustee is not that complicated. His consent is the only thing, while taking care of all the important thing as far as his involvement is concerned. राइट, थैंक यू शालिनी जी फॉर आस्किंग अस। तो जिनको भी कुछ हेल्प की जरूरत हो, सपना जी ने ये बिगड़ा उठाया है कि ट्रस्ट डीड की कार्रवाई को हम लोग पीछे बैक सीट पे रखते थे, इसको अब लोग आगे रखें। तो जिसको भी कुछ पूछना है कॉग्निटिव वेलनेस ग्रुप में आकर के, इस मीटिंग के बाद भी कुछ सवाल रहते हैं, पूछ सकता है। मैं कविता जी को इन्वाइट करता हूँ, अपने को अनम्यूट करें। हाँ, देवेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैं पीके सारस्वत जयपुर से बोल रहा हूँ। जी जी सर, आपने वैसे सारी इन्फॉर्मेशन इस समय दे दी है, जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ऑलमोस्ट सब आपने कवर कर ली है। और निश्चित रूप से डाउट हमेशा क्रिएट होते रहेंगे, जब इस ट्रस्ट को बनाया जाएगा डेफिनेट डिफरेंट डाउट क्रिएट होंगे, ऑब्वियस है। तो एक दो चीजें मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने बताया कि ट्रस्ट के अंदर हमने सपोज कुछ जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है उस ट्रस्ट के नाम कर दिए हैं। क्या ये पॉसिबल है कि मैं ट्रस्ट के नाम से कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज परचेज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। ट्रस्ट को सभी तरह का, ट्रस्ट इज ए लीगल एंटिटी सर। एंटिटी, ओके। So yeah, so just like you, for example, you have right to sale, purchase, mortgage, lease, whatever right you have, the trust also inherently possesses, after coming into existence, all the rights, all the duties. So trust can purchase, the trustees, there is a process of that. Once or twice you may need a help of a lawyer. After that it becomes, the regular part of that. Initially, you may need a lawyer, but after one or two sittings, I don't think there is a requirement. The trustee will, start after getting the experience of that, they can execute it in their own manner about the sale, purchase, everything. We are, consultant of some trust where they are into regular sale, purchase of shares also. Right. That's the point. Which requires. Exactly, my point is that. Yes. उससे क्या फाइनेंशियल नीड रेगुलर अपनी जो हो सकती है, जो भी ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट है बेनिफिशियरी के लिए। ये बहुत अच्छी बात आई कि शेयर में हम पर्सनली तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं आइडिया था कि ट्रस्ट भी कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है। ट्रस्ट कैन ओन शेयर्स, ट्रस्ट कैन गिव लोन, ट्रस्ट सब कुछ कर सकता है जो एक इंडिविजुअल एंटिटी, बट द पर्पस इज दैट the objective is that every act, every omission should be in the interest of beneficiary. जैसा मैंने बीच में भी आपको कहा कि ऐसा ना हो। देवेंद्र जी ने बताया ये चीज की we can invest in as long as the benefits go to the beneficiary. Anything and everything has to be in the interest of the beneficiary. Yes. Mentioned. Right. Whatever you do, whatever it should be in the interest of the beneficiary. हाँ, बेसिकली ट्रस्ट एक एंटिटी हो गया जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, एक पर्सन है बेसिकली, ये मान के हम चले उसमें। बिल्कुल। जो भी एक और चीज, जैसे शुरुआत के अंदर मैं बिल्कुल एक ब्रीफ में स्टार्ट करना चाहता हूँ। सपोज मैं और मेरी वाइफ आज की तारीख में ट्रस्ट एक डेवलप कर रहे हैं मेरी बेटे के लिए। फाइन, हम बेसिकली आज की तारीख में उसके ट्रस्टी हैं। मोर देन 2% इसके ट्रस्टी बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 2 भी बनाएं, 4 भी बनाएं, 6 भी बनाएं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। ओके, उसके राइट्स हम डिफाइन कर देंगे, उसके अंदर किसको क्या राइट्स होंगे। एग्जैक्टली, important is not number, important is quality. Sometimes just to ensure participation of in a family, a large family where everybody is connected to the beneficiary emotionally or otherwise, everybody wants to participate. I remember, I can't disclose the name of the client, but I can share with you, the general outlines. It's a big family, and everybody is in some manner, wants to participate into that.
So we have created some sub mechanism also, That's so the that everyone wants to, because हम किसी को छोड़ नहीं, if we thought of dropping someone, it means we are hurting his emotional and spiritual connect with the child. right. So sometimes there are, unique problems and there are unique solutions of that problem also. What if we want to change the members of trust during our lifetime? Or Yes, there can be, there can be inherent, mechanism within the trust that at the time of forming, creating the trust, we can make provisions for the, adding resignation, natural death, adding new trustees, right? Even the case of extinguishing the trust also. As I said that once the beneficiary is no more, in my this That's the point. discussion I have. So in Yeah. case like the beneficiary is no more, then what will be the fate of the property owned by the trust? So you can add, you can throw away someone. So there can be mechanism of that. For example, in your family, you want someone to keep in the trust, but you have your own doubts, right? So there can be mechanism of that also. ओके, तो सारा मैकेनिज्म पॉसिबल है ट्रस्ट के अंदर यदि अपन बनाते हैं तो जो भी हम चाहे कर सकते हैं। Exactly. थैंक यू वेरी मच देवेंद्र जी, थैंक यू। विकास नाम Thank you. तो अभी मैं इनको नौमिता जी को बोलता हूँ अपना क्वेश्चन पूछे। अपना वीडियो ऑन करें नौमिता जी, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। जी सर, thank you. So, Devendra sir, I am a father of a 10-year-old daughter, and I'm from Baroda. So, my question is specific to the trust formation. अगर हम लोग 3-4 पेरेंट्स का ग्रुप मिलके एक ट्रस्ट फॉर्म करते हैं जिसमें मल्टीपल बेनिफिशियरी, और उसमें अगर ऐसा प्रोविजन है कि जैसे जैसे दूसरे फैमिलीज अप्रोच करे तो दे बिकम द ट्रस्टीज एंड बेनिफिशियरीज भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन अबाउट दैट। हम जनरली ऐसा एनकरेज नहीं करते हैं। whenever there is a clubbing of resources and then the distribution of those resources, then people may have some problem. Instead of that, what we suggest, go for your own, then make a memorandum of understanding between all those who wants to ensure something. For example, we can I can explain this thing with an example. See, there is a plot of suppose 10 acre, right? And there are 10 families, those who wants to create something in that. So first there is need to specify the specific interest. Then all those families can have a joint possession of that, by clubbing the resources. Instead of buying the land collectively, they may have a different the possession of the land, and they go for a memorandum of understanding. We can make provision within the trust, right, that yes, they can have authority to or power to go into the MOU with the other trust. This is one method. If that is not acceptable, then we suggest an alternative model. In that, we put more focus on the creating an institution, right? For example, as you said that there are more than, there are so many parents or teachers, right? Then instead of that, we put more emphasis on institution and deliveries of that institution for the benefit of the beneficiary. So in that, there is a slightly, change emphasis on institutional part if there are more than one beneficiary. बीना धनकानी जी। थैंक यू सर। जी बीना जी, आपको अपना वीडियो ऑन करना होगा। हाँ जी एक हाँ हेलो सर, बहुत अच्छा था आपका सेशन आज। काफी सारी प्रॉब्लम्स जो आती है जो ट्रस्ट रिलेटेड, तो काफी सारी क्लियर हुई।
लेकिन एक मुझे क्वेश्चन था कि विल बनाना और ट्रस्ट बनाना, मतलब ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्या विच इज मच बेटर कि विल बना के आपने छोड़ दिया एंड देन ट्रस्ट में फिर इतनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब आ जाती है। बीरा जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही आई नॉट से बहुत ही प्रैक्टिकल आपने एक बात पूछी है। इशू आता है कि आपने विल बना दिया, हाँ, और जो बेनिफिशियरी है उस बिल का, वो उस बिल की जो ड्यूटीज हैं, जो सारी चीजें हैं, वो कैसे इंजॉय करेंगे। हम ये मान रहे हैं कि स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, they are not in position to take care of, you know, worldly or mundane affair at their own. That's why we need someone to take care of them. Correct. Here the role of trust comes into. अगर आप विल में ही ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, this is one part. If you just with the help of the will, you want to transfer all your property in the name of that child, then you have to ensure within that will that in what manner, because that child is not capable enough to take care of that whatever he received through will. Okay. Am I clear? Yes. will से आप प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आप विल में आपको या तो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और आपको मैकेनिज्म बनाना है कि हाउ टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ दैट चाइल्ड, देन अगेन you have to go through some other method. That can be a trust, there can be, you know, a private company. There can be so many methods. I personally feel that trust in that situation is the best mechanism. Okay. If your property is not, you know, more than 10 CR, if it is more than 10 CR, then the method can be a different one. Right? So this is the situation. So by will, you can transfer the property, but you cannot ensure, you know, in what manner the benefits from that transferred property through will be utilized by the Correct. child. Correct. Am I clear? Yes. And इसमें लीगल गार्डियनशिप, लीगल गार्डियन का क्या रोल हो सकता है इन द ट्रस्ट? मतलब अगर लीगल गार्डियन, देखिए, लीगल गार्जियन एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। लीगल गार्जियन ट्रस्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपका चॉइस है। वो आपने लीगल गार्जियन किसी बच्चे का बनाया है किसी को, तो ही कैन बी ट्रस्टी ऑल्सो और ही मे नॉट बी ट्रस्टी ऑल्सो, ये डिपेंड करता है। ये आपका डिसीजन है कि आप उसको बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। नहीं, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि लीगल गार्डियन जब हम बनाते हैं तो इट इज लाइक अ पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस थिंग, मतलब गवर्नमेंट के लिए वो एक बंदा है, राइट? सो राइट, तो फिर ट्रस्ट जो काम कर रही है, ट्रस्ट भी वैसा ही है उस बच्चे को देखने का, बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल करेक्ट। तो फिर वो करना फिर क्यों जरूरी है? मैं आपको इस क्वेश्चन को रिफ्रेज करता हूं कि if legal guardian is there, then what's the need of trust? Exactly. Right? Yes. Now, why we suggested trust? Because legal guardian, a single person without any check balances, more the merrier. This is a very old, you know, thing. It is always better to entrust the responsibility to more people instead of one person when we need to ensure the welfare without any hindrances. Legal guardian is an individual where trust is an institution. Correct. In that situation, an institution is always a better bet than an individual guardian. That's what my understanding of my last 30 years experiences. थैंक्स फॉर द क्वेश्चन बीना जी। बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो हम सभी को कंफ्यूजन था, शायद आपके दिमाग में पहले आ गया पूछने का। लक्ष्मी जी क्वेश्चन था मेरे माइंड में। लक्ष्मी जी क्वेश्चन पूछ, हैंड रेस किया है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, आप अपना वीडियो ऑन करिए जी। लक्ष्मी जी। Hello, hi Devendra. Actually, my question is like, can we have like? Hello, Lakshmi. How are you? Hi, I'm good. Devendra, how are you? हम लोग क्लासमेट थे to share with all of you. Yeah.
I mean, so happy to see you actually. Same here. Long while. Yeah, my question may sound silly, but is it also possible that similar like-minded parents get together and form a trust for their kids? Like, एक trust ho, multiple parents and multiple kids. You know, instead of one trust for each child, 3-4 like-minded parents get together, form a trust, Yes. and that takes care of their kids. Yes. And then as a group. First, I want to say that it's not a silly question. The root of this question lies in, the general or what I say that all prevailing pro bono mentality. हम सब अच्छा करना चाहते हैं. हम सब अच्छा करना चाहते हैं, but we have our own limitations, right? और हम हमेशा ऐसा चाहते हैं कि लाइक माइंडेड लोग हमें मिले. और जब हम किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम को के बारे में सोचते हैं तो हमें और ऐसे लोगों की जरूरत लगती है कि जो हमारे जैसा सोचते हों या जिनको ऐसा काम करते हुए एक्सपीरियंसेस हुआ, ताकि हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी या क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम थोड़ा सा कंफर्टेबल की तरफ जा सकें. तो इट्स अ गुड सजेशन. बट यहाँ पे मैं जिन्होंने वडोदरा से क्वेश्चन पूछा था ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर्मिंग, so in that situation I suggest instead of individual trust, then go for a institution building. That's a more, थोड़ा ज्यादा इसमें एफर्ट करना पड़ता है, because creating an institution is always, making or putting all each and every one on same boat. So it's a really good thing if you have such type of people, right? And if you are in search of that, then first ensure the welfare of your own, beneficiary, then slowly go on and adding all those people into that. So that is possible. There are two mechanisms. First, if you have people, go for the institution building, one trust, taking care of all those you intend to make them beneficiary. This is the one thing. And the second thing is that make your own trust and then create an umbrella so where they can, work in proper coordination, synchronization with the others, so that they can utilize their resources properly. For example, it may be a complex or difficult for one family to make swimming pool for their own child, but it is easy for 20 families to club their resources and make a swimming pool. Exactly. Right. So there can be, but adding people, bringing them on same boat, that's quite a job, So it depends. If you have people, then definitely it's a better idea. But personally, I suggest if you don't have, then don't wait for the like-minded people. It's all, destiny's divine design that you may get all those people at one point of time, but whatever you have, start with that. As someone asked this question, what is the right time? What is the ideal time? The moment you realize that, yes, my child needs someone after me. So don't wait for that. Don't wait for the like-minded people. Okay. तो थैंक यू लक्ष्मी जी. और मेरा ख्याल है अब काफी भी टाइम भी हो रहा है, तो आई विल इनवाइट आवर अप्रोच टूरिज्म प्रेसिडेंट रेवा जी टू गिव वोट ऑफ थैंक्स. आई एम जस्ट adding her to spotlight. So over to Reva ji. And before she starts, I'll just say that I'm putting in the chat box. I'm putting the cognitive wellness group link, where anyone can join and have a recording of this and ask questions. Sapna ji will help him or her to create trust. Whatever way we can, we will help. Yes, Reva ji. Thank you, Anurag ji. Devendra ji, this has been a very enlightening session, I'm sure, for everybody here. And that is why the strength, I was really amazed at people who are here today. They are giving this time. And for obvious reasons, of course, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा knowledge मिला है. Right from why the trust should be formed to how it should be and how the deeds should be formed to ensure that it is for the benefit of the beneficiary at the end of the day. That is the intention
And to a large extent, we are always looking for answers, or what after us is the biggest worry, the cause of concern for everybody. And this answers it to a lot, to a great extent, jo aapne bataya hai. And I'm sure going forward, lot of us will, engage in this. And it has been a wonderful, wonderful session. The questions have been very good, which means that we have been paying attention to what you have been talking about, because the questions come when you listen and you still have some loopholes left. So thank you so much for giving us this time, and thank you, Sapna ji, for organizing this. And wonderful session. And I'm sure, like me, all the parents here would agree that Devendra ji has given us a lot of insights. And we are hoping, like you suggested, that we can have a one-on-one also with, that's very gracious of you, we can have one-on-one sessions with Sapna ji and Rag ji in the loop to answer any further specific queries. Because while you're in the session, you are thinking, you're learning, but post the session, as afterthoughts, we may have some questions more that pop up. So definitely that. Thank you everyone for being here, giving your time, and devoting this 1.5 years, which has been very, very fruitful, I'm sure, for everyone. Thank you so much, everyone, Thank you so and much. Devendra ji especially.